हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ हमारी वांगशन माय हिडन कंसर्ट का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलिए उससे शुरू करते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। जो हमारे लवांगजी और विंग होते हैं वो काफ़ी टाइम से बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ कुची मुची स्टाइल में रह रहे होते हैं। और यहाँ पर लन शिचन और जंगशा भी। लंजा जो है विंग को घुड़सवारी सिखाता है। वो अपने ही घोड़े पे बैठ के विंग को अच्छे से घुड़सवारी कैसे तेज़ करते हुए तीर चलाना वो सिखा रहा होता है, जबकि उसे ये नहीं पता कि ये युनमक के प्रिंस तीरंदाजी में कितने ज़्यादा महारत हासिल किए हुए हैं। लेकिन ये लोग छोटा सा प्रैंक खेलते हैं और उन्हें ऐसे दिखाते हैं जैसे इन्हें कुछ नहीं आता। और यहाँ पर जंगछा भी मुंह बनाता है जब लैन शिचन जिवजन उसे बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे होते हैं, क्योंकि ये कैसे कैसे अपने प्रे यानी कि अपने पतियों को छोड़ सकते थे, बख्श सकते थे, जबकि इन्हें पता है उन्हें टीज करने का नया मौका नहीं मिलेगा। ये लोग उनसे बहुत ही ज़्यादा मजे लूटते थे, बहुत ही ज़्यादा उन्हें टीज करते थे। और तो और ये लोग कोई मौका नहीं छोड़ते थे अपने अपने हस्बैंड को मतलब बेवकूफ़ बनाने का और उनसे बहुत सारे काम निकलवाने का। जैसे कि कभी ये कहते थे मुझसे तीर नहीं लग रहा, ये कैसे करते हैं, ये बारीक से बारीक चीज़ उन्हें कहा करते थे आप हमें सिखाइए, जबकि बहुत सारी चीज़ें इन्हें पता होती थी। लेकिन इन्हें लैन सेक्ट का सच में तलवारबाजी का कैसे करते हैं, क्या होता है, ये नहीं पता था। तब जब ये लैन सेक्ट की तलवारबाजी सीखते थे ना, तब ये चूंचा बिल्कुल नहीं करते थे। तब ये आराम से लैन सेक्ट की जो है तलवारबाजी को सीखा करते थे, एंजॉय करते थे। ये चीज़ काफ़ी बार जेवजोन और लवांगजी को ओट तो लगती थी कि बाकी सारी एक्टिविटी में ये इतना मुंह बनाते हैं, इतना टेंट्रम थ्रो करते हैं और हमसे बहुत पंगा लेते हैं। लेकिन जैसे ही स्वॉर्डमैनशिप की बारी आती है, ये दोनों ओमेगा एकदम से सीरियस होकर मुझसे सीखने लगते हैं। ये कुछ उन्हें लोचा सा लग रहा था, कुछ तो मतलब इसमें डिफरेंट है, कुछ तो अलग बात है। ऐसे ही एक बार वो लोग लैंड सेक्ट के अंदर ही अंदर एक पास में जंगल होता है, वो सारे उस जंगल में ऐसे ही तीरंदाजी के लिए जाते हैं, जहाँ पर उन्हें ना जाने कितने टारगेट्स को एक ही बार में शूट करना था, बो करना था उनकी तरफ एरे, और उन्हें उस तीर पे कमान से तीर को छोड़ना था ताकि वो जाके निशाने पे लगे। और वहाँ पर कुछ फ्लाइंग चीज़ें थी, जैसे कि उन्होंने किसी पेड़ पर कोई चीज़ बांधी हुई हो, उसे आपने भेजना है, जैसे कि गिल्ली, डंडा, ऐसी चीज़ें जो हवा के झोंकों से हिल रही हो, ताकि इन लोगों की निशानेबाजी जो है वो दूर से हो। घोड़े पे भी इनकी जो निशानेबाजी है या तीर अंदाजी है वो एकदम परफेक्ट हो। इसलिए बहुत सारी इनको चीज़ों से गुजरना पड़ रहा था, क्योंकि ये लैंड सेट से थे। अब ये लैंड सेट से ओमेगाज थे, इनके जो हस्बैंड्स थे वो प्रिंस थे। तो ये प्रिंस के जो ओमेगा हस्बैंड्स थे, इन लोगों को अपनी कैपेबिलिटीज़ और एफिशिएंसी बहुत अच्छे से प्रस्तुत करनी थी और सेक्ट्स के आगे, तो ये कहीं से भी कम नहीं होने चाहिए थे। तो लैन सेक्ट इनसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराता है। लेकिन जब तीर तलवारबाजी की बाजी आती थी ना, तो लैन सेक्ट बहुत महारत हासिल किए हुए था। लेकिन वीवुजियान की तलवारबाजी के आगे कभी कभी तो लवांगची भी बहुत चक्का रह जाता था, क्योंकि वीवुजियान की तलवारबाजी लैन सेक्ट से अलग थी। लेकिन जब वो अपनी तलवार को अपने स्वर्ड के मूव से ऐसे गोल गोल घुमाकर वहाँ पर वो मूव्स किया करता था, तो लवांगची भी बहुत चक्का रह जाता था, क्योंकि सब जानते हैं तलवारबाजी लैन सेक्ट की बहुत अच्छी है। और जेवोजुन और जो हमारा लवांगजी है वो तलवारबाजी में कितना उम्दा है। खुद उन्हें प्रशिक्षण लैन शिचन ने दिया होता है, यानी कि उन्हें सारी चीज़ें सिखाई लैन चिरन ने ही अपने नेफ्यूज़ को पूरी तरह से अच्छे से तैयार किया होता है। और हमारे एम्परर चिंगेजुन ने खुद उनका प्रशिक्षण किया होता है, उन्हें पढ़ाया होता है और उन्हें ये तलवारबाजी सिखाई होती है। लेकिन लवांगजी के मूव्स ना वो ऐसे थे जो कि लिन शिचन भी पिकअप नहीं कर पाता था क्राउन प्रिंस होने के बाद भी। मगर यहाँ पर जब लवांगजी और वीवुजियान की कराटे की टक्कर हो रही होती है ना स्वॉर्डमैनशिप को लेके, तो जंगछा और हमारे लिन शिचन का भी मुंह खुला रह जाता है। और वहाँ पर ऐसे ही मौके का जायज़ा लेने के लिए लिन चिरेन, चिंगेजुन और मैडम लैन आती हैं। और जब वो देखती हैं कि उनकी ओमेगा डॉटर इन लॉ को हो या सन इन लॉ इतना ज़्यादा कैपेबल है कि वो लवांगजी जैसे इतने अच्छे तलवारबाज को भी पीछे छोड़ सकता है, तो वो हैरान हो जाते हैं कि वीवुजियान के स्वर्ड मूव्स लैन सेक्ट के नहीं थे, लेकिन वो इतने स्विफ्ट थे, इतने अच्छे थे, इतने फ्लेक्सिबल थे कि वो लोग हैरान रह जाते हैं कि लंजा को इनकाउंटर करने के लिए अगर यहाँ पर कोई है ना इस बैटल फील्ड में, तो वो उसी का ही हस्बैंड है। और वो सारी चीज़ें देख के दूर से ही मैडम लैन जो है वो उनके बीच वो जो स्वॉर्डमैनशिप को लेकर मतलब जो वो
सीख रहे थे, लर्निंग चल रही थी, क्लैपिंग करना शुरू कर देती हैं और जिससे लोगों का ध्यान जाता है और तभी ये सारे के सारे उन्हें बो करते हैं और कहते हैं महारानी आप यहाँ कैसे। विभूषण पूछता है आप लोग यहाँ आ रहे थे, आप हमें पहले बताते, हम यहाँ बैठने का अरेंजमेंट कर देते। मैडम लैन कहती है नहीं, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे, हमने सोचा कि परसेप्शन देखा जाए कि हमारे बच्चों के ओमेगा हस्बैंड्स किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हें किसी भी परसेप्शन की ज़रूरत है, तुम काफ़ी उम्दा करते हो। मैंने आज दिन तक लवांगची जैसा स्वर्डमैन कभी नहीं देखा, लेकिन एक प्रिंस होने के नाते उसे ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। पर तुम्हारे मूव्स भी लवांगची से कोई कम नहीं है, तुम कराटे की टक्कर देते हो पूरा, और मैं तो हैरान हूँ तुमने ये कैसे सीखा। तब प्राउडली विभूषण कहता है कि मैंने हमारे मुखिया जियांग फिंगमिया से ये सारी चीज़ें सीखी थी, और मेरी जो मदर थी ना कांगसी सरन, वो भी काफ़ी अच्छी स्वॉर्ड चलाया करती थी और तलवारबाजी में भी वो भी काफ़ी उम्दा थी। तो कहीं ना कहीं ये मेरे एंचेस्टर और जियांग जो सेक्ट है उसकी देन है। तो मैडम लैन कहती हैं आई एम इम्प्रेस्ड, ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तभी वो कहती हैं एम्परर आपका क्या ख्याल है। तो चिंके जुन जो कि पोलाइट रहा करते थे वो कहते हैं बिल्कुल, मैंने कभी भी ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जो वांगजी को टक्कर दे दे। अपनी जवानी में मैं भी बिल्कुल वांगजी की तरह था, पर मुझे टक्कर देने वाला कोई नहीं था। और चरण देखा तुमने वांगजी को कितना कुछ सिखाया है, लेकिन इस लड़के को भी हमारे इस सन इन लॉ को भी तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रेन करना चाहिए। वहीं जंगचा और जवजुन भी सामने आते हैं। जवजुन जंगचा को दिखाकर कहते हैं कि हम लोग भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तभी जो जंगचा होता है और विंग एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे होते हैं और वो कहते हैं क्या तुम सिंसियरिटी से प्रैक्टिस करते हो। तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, बस आपके लड़के हमें तंग करते रहते हैं और बुली करते हैं, हमें ढंग से करने नहीं देते, तीरंदाजी में भी हमारे साथ छिड़खानी करते हैं। तो मैडम लैन जो है वो हंसती हैं, जिनके जुन के चेहरे पे भी स्माइल आती है, लेकिन लैन चरण कहते हैं शेमलेस, कैसे हैं ये लोग। तभी वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा भागते हुए आता है और वो विंग के पैर पकड़ते हुए कहता है मम्मा मम्मा मम्मा। विंग जो है उस बच्चे को देखता है और वो उस बच्चे को देखता रह जाता है। वो काफ़ी क्यूट और इनोसेंट सा बच्चा था जो कि विंग को मम्मा मम्मा कह रहा था। विंग जो है उस बच्चे को कहता है लिटिल रेडिश तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी विंग उस छोटे से बच्चे को अपने पैर से हटाकर अपनी गोद में ले लेता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी पीछे से एक बूढ़ी अम्मा आती हैं और कहते हैं लैन शिजुई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो वापस। तभी वो कहते हैं नहीं ये मेरी मम्मा है, मैं इन्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो वो वहाँ पर बो करती हैं सबको और कहती हैं वो बूढ़ी औरत लैन शिजुई तुम यहाँ से चल रहे हो या नहीं। तभी मैडम लैन कहती हैं अरे तुम यहाँ कैसे, दाइमा आप यहाँ कैसे, आपका यहाँ कैसे आना हुआ। तो वो कहती हैं कि मैं इम्पीरियल सेक्ट में अपने दूसरे बेटे से मिलने आई थी और तभी मेरे साथ ये लैन शिजुई आ गया। ये मेरा पोता है, मैंने आपको बताया था ना, इसके मदर फादर जो थे वो लास्ट ईयर ही गुजर गए थे। उसके बाद ये बहुत उदास रहने लग गया और अब देखो ना ये प्रिंसेस को देखकर, ओमेगा प्रिंसेस को देखकर किस तरह से मम्मा मम्मा कर रहा है। अरे तुम्हें इस बात की पता भी है कितनी पनिशमेंट मिल सकती है, प्रिंसेस की गोदी से नीचे उतरो। तभी विंग कहता है कोई बात नहीं, आप इसे मेरे साथ छोड़ दीजिए, वैसे भी मैं थक चुका हूँ प्रैक्टिस करके, मैं थोड़ी देर इसके साथ खेल लूँगा, क्यों जंगचा। जंगचा कहता है बिल्कुल, वैसे भी हम लोग पूरे दिन प्रैक्टिस करते हैं और शाम को हम काफ़ी थक जाते हैं और दोनों प्रिंस को काफ़ी काम होता है, तो आप क्या शाम के टाइम लैन शिजुई को हमारे पास ले आया करेंगी, हमारा भी दिल बहल जाएगा। तो वो कहती हैं बिल्कुल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसे या फिर आप लोगों की आदत हो जाएगी। तभी विभूषण जो है वो उस छोटे से बच्चे को गोदी में उठाते हैं और देखता है कि उसका चेहरा जो है ना वो थोड़ा सा गंदा हो रखा है, तो वो उसके चेहरे को साफ करते हैं। तभी वो बच्चा बोल पड़ता है मम्मा। तो विभूषण के दिल में जैसे मान लो बहुत सारे इमोशंस जाग जाते हैं, क्योंकि एक टाइम पे वो भी अनाथ था और उसे भी जो है जियांग फेंगमिया ने गोद लिया हुआ था और वो इस बच्चे के चेहरे पे एक माँ की तड़प महसूस कर सकता था। ये बच्चा बहुत छोटा था और वो कहता है इसके पेरेंट्स कैसे हैं। तो वो कहती है मेरे बच्चे दोनों मर चुके हैं ओमेगा प्रिंसेस, इसके पेरेंट्स नहीं हैं, इसे मैं ही पालती हूँ और कभी कभी मैं देख रेख नहीं कर पाती अपनी एज के हिसाब से। तो विंग कहता है क्या मैं इसे गोद ले सकता हूँ। वो लंचा की तरफ देखता है और फिर मैडम लैन की तरफ। मैडम लैन जो है वो कहती है कि अभी तो नहीं, जब तक तुम्हारे अपने बच्चे नहीं होते या फिर तुम्हें शादी किए काफ़ी टाइम नहीं हो जाता तब तक तो तुम अडॉप्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ तुम इसे अपने पास रख सकते हो, हम जल्दी इसे अडॉप्ट कर लेंगे, अभी तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है। विंग जो है वो सैड फेस बनाता है
और अपने चेहरे पे एक प्यारा सा पाउट लाता है। तभी जंक्षा कहता है, विंग अभी हमारी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं, तुम एक बेबी को अडॉप्ट करने की कैसे सोच सकते हो। तभी विंग जो है वो सैड फेस बनाते हुए कहता है, मैं भी अनाथ था, मुझे भी अंकल जियांग ने अडॉप्ट किया, मैं किसी और को अपनी तरह ऐसे नहीं देख सकता, इसके भी फादर मदर नहीं है, और देखो ना ये कितने प्यार से मुझे मम्मा कह रहा है, और जल्द मेरे बच्चे और लंजा के बच्चे भी हो जाएंगे। लेकिन प्लीज़ ना, प्लीज़ मैडम यू, प्लीज़ एम्प्रेस, आप इसे यहाँ रहने के लिए इजाज़त दें हिज हाइनेस, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ। तभी विंग जो है वो इस इनोसेंट बच्चे को देखता है। वो इनोसेंट बच्चा उसकी गोद से जाने को ही नहीं हो रहा था और वो खिलखिला के हंस रहा था, लेकिन जैसे उसकी दाई माँ उसे लेने को होती है वो बच्चा रोने लगता है और विंग के सीने में अपने सिर को रख लेता है और कहता है, मम्मा मम्मा मम्मा। विंग का दिल ऐसे ऐसे रोने को हो जाता है और वो घुटने के बल बैठ के ना वो क्षमा मांगता है और एम्परर से कहने लगता है, प्लीज़ मुझे इस बच्चे के साथ रहने दीजिए ना, ठीक है अडॉप्ट नहीं करते पर ये हमारे साथ रह ले प्लीज़। मैं नहीं चाहता कि ये बच्चा कभी भी अपसेट हो, मुझे इसमें अपनी छवि दिखती है। ये बात देख के हैंगवन जुन भी इमोशनल सा फील करता है और वो जानता है विंग कोई भी चीज़ की जिद ऐसे ही नहीं करता। विंग ने आज दिन तक उससे इस तरह से कुछ भी चीज़ नहीं मांगी, और अगर इसको इस बच्चे के साथ रहना अच्छा लग रहा है तो हैंगवन जुन भी वहाँ पे नील डाउन कर लेता है और कहता है, मदर फादर अगर विंग इस बेबी को अपने साथ रखना चाहता है, हम अभी अडॉप्शन की घोषणा नहीं करेंगे, लेकिन आप विंग को इस बेबी के साथ रहने दीजिए। तो उसकी दादी कहती है, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए वरना आपको एम्प्रेस सजा देंगे। विंग कहता है, नहीं प्लीज़, ये बच्चा ये कितना इनोसेंट है और मुझे कितने प्यार से मम्मा कह रहा है, मुझे सच में इसे देख के अपने बचपन की याद आ गई। मैं इसे कैसे अकेला छोड़ दूँ, आपकी भी उम्र हो गई है, आप ज़रूर इसका ख्याल नहीं रख पाती होंगी, प्लीज़ आप इसे थोड़े टाइम के लिए मुझे दे दीजिए, मेरा भी अकेलापन पास हो जाएगा। मुझे भी अंकल जियांग और मैडम यू की याद आती है, और कभी कभी अपने ओरिजिनल पेरेंट्स की भी, अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स की भी। तो वो लोग ये सिचुएशन देख के मैडम लैन कहती हैं, ठीक है तुम इस बच्चे को अभी रख सकते हो और बाद में अडॉप्ट कर सकते हो, बस पब्लिकली अभी कुछ भी अनाउंस मत करना। और सेकंड चीज़, इसके आने के बाद तुम ये मत भूल जाना कि तुम्हें लैन एम्पायर को आगे चल के बहुत प्यारे से बच्चे देने हैं, तो तुम्हें अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ कुछ साथ चलाना है, और तुम्हें अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को चलाते हुए भी इस बच्चे का ख्याल रखना होगा। ध्यान रखना, अभी तुम इसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा लेनी होगी, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक छोटा बच्चा है। जंगचा भी उस छोटे से बच्चे को हाथ फिराते हुए कहता है, लिटिल रेडिश क्या तुम मेरे साथ भी रहना पसंद करोगे। तो वो बच्चा जंगचा को देख के मुंह बनाता है। विंग हंसते हुए कहता है, नहीं इसकी मम्मा मैं हूँ, इसे मैं ज़्यादा पसंद हूँ। जंगचा कहता है, सारे तुम्हें पसंद करते हैं, देखिए ना मैडम लैन, आई मीन एम्प्रेस, देखिए ना ये मुझे चिढ़ा रहा है। और वहाँ पर उन लोगों की नोकझोंक शुरू हो जाती है। विंग जो है वो इस छोटे से बच्चे को अपनी गोद से जाने ही नहीं देता। तो वो दाई से पूछता है, इसका नाम क्या है। तो वो बताती है, इसका कर्टेसी नेम लैन शिजुई है और इसका बर्थ नेम लैन युआन है। ये सुनते ही वो कहता है, ए युआन। वो देखता है ए युआन उसकी गोदी में ही थोड़ी देर बाद सो गया होता है। विंग जो है उसे अपने सीने से लगाता है और कहता है, मैं अब अपने रूम में रेस्ट के लिए जाना चाहता हूँ। वो वहाँ से आज्ञा लेता है, सारे के सारे आज्ञा लेते हैं। हैंगवन और जिवजुन तो काम के लिए निकल जाते हैं। विंग जो है वो अपने रूम के लिए निकल जाता है। जंगचा काफ़ी टायर्ड हो गया था, और एम्प्रेस जो है वो राउंड लगा रहे होते हैं लेंचरन और बहुत सारी अपनी सेना के साथ। विंग ईओन को अपने रूम में लेके जाता है अपने 2 ओमेगा और बीटा सोल्जर्स और ओमेगा सर्वेंट्स के साथ, और वो उसे बेड पे सुला देता है। वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा जो है उसे टाइट हक करे हुए था और बेड पे लेट नहीं रहा था, तो विंग उसे अपने पेट पे ही सुला लेता है अपने ऊपर, और वो उसे कसकर पकड़े रखता है और कहता है, तुम्हें देखकर मुझे छोटा सा भी भुजियान याद आ गया। तुम्हें पता है मैं भी कितना डरता था जब मदर फादर मुझे छोड़ के गए। हालांकि मुझे उनकी याद ज़्यादा याद नहीं, वो धुंधली सी याद है। मैं भी तुम्हारी तरह कांप जाता था। वो सर्दी की रातें और वो गर्मी के दिन बहुत ही अजीब थे। और वो डॉगी जो मेरे पीछे दौड़ते थे ना, सच बताता हूँ मानो जैसे जान निकल जाती हो। लेकिन डोंट वरी, अगर तुमने मुझे मम्मा कहा है ना, तो मैं भी अंकल जियांग की तरह, जैसे उन्होंने मुझे पाला है, मुझे किसी ने अपना नाम दिया, अपना प्यार दिया, मैं भी तुम्हें वो सब चीज़ें लौटाना चाहता हूँ जो कुदरत ने मुझे दी। मैं तुम्हें पालकर
वो सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों के बोझ से और उन सारी चीज़ों को तुम्हें देना चाहता हूँ जो मुझे मिले। शायद यही डेस्टिनी है। और वो सोते हुए यूएन की गाल छेड़ने लगता है और कहता है तुम बहुत क्यूट हो। मैं बहुत थक गया हूँ आज। अब मुझे उस कंपटीशन की भी तैयारी करनी है और इस नन्हे से को भी झेलना है, और मेरे उस बीस्ट हस्बैंड को भी, जो कि हर रात मेरी कमर तोड़ देता है। हंगुन, तुम कितने ज़्यादा बीस्ट हो बेड में। ये कहते ही मैं आज का चैप्टर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये स्टोरी लाइन अच्छी लगी हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी लाइन कैसी लग रही है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।